तो प्लीज वेलकम प्रखर जी। नमस्ते। नमस्कार। प्रखर जी, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही आती हूँ आपके साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गांधी जी को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है आज भी, और जब वो जीवित थे तब भी उन्हें थोड़ा सा क्रिटिसाइज तो तब भी किया जाता था, लेकिन आज भी हम उन्हें एक महान लीडर के रूप में देखते हैं। उस समय भी एक महान लीडर के रूप में देखा जाता था उन्हें। इतनी खामियां थी उनमें, इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर भी उनको एक महान लीडर के रूप में कैसे देखा जाता है? देखिए प्राव्या जी, गांधी को अगर हम जब गांधी की बात करते हैं तो गांधी के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि जो गांधीवादी हैं, जो गांधी को मानते हैं, वो पूरी तरह से जो है भगवान की तरह उनको मानने के आधार पर उनकी आराधना करते हैं और महात्मा की शक्ल में उनको देखते हैं और उसी ढंग से फिर वो बात करते हैं। जो गांधी विरोधी, उनके साथ भी समस्या है। जब गांधी विरोध कि जब गांधी का जब विरोध करना शुरू करते हैं तो गांधी में कुछ भी अच्छा ही नहीं दिखते, और जब वो ये सब करते हैं तो मतलब गांधी को एक ऐसा बना दिया गया, या तो एक तरफ पूरी तरफ महात्मा या एक तरफ पूरी तरह खलनायक, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन गांधी को समग्र रूप में समझने की जरूरत है, गांधी की अच्छाइयों को भी ग्रहण करने की जरूरत है, और गांधी ने जहां गलतियां की उस पर भी खुलकर चर्चा होना चाहिए। अब दुर्भाग्य से ये होता है कि जो गांधी पर समग्र रूप से बात करना चाहता है, जो व्यक्ति गांधी का जहां अच्छा है, जो उन्होंने कार्य किया उसकी तारीफ करना चाहता है, और जहां उन्होंने गलत किया उसकी अगर वो वैचारिक आलोचना करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति पर भी ब्लास्फेमी जिसको कहते हैं ना, ईश निंदा, वो लगा दी जाती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, हम कोई इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर आप गांधी की आलोचना करते हैं, वैचारिक आलोचना, मतलब उनके किसी मुद्दों पे आधारित आलोचना, तो आपको कॉर्नर कर दिया जाता है और आप पर ऐसा आरोप लगा दिया जाता है आप तो गोडसेवादी हो, आप तो सांप्रदायिक हो, आप तो कट्टरपंथी हो। मतलब गांधी की वैचारिक आलोचना को भी इस देश में मान्यता नहीं है। ईश निंदा जैसा कानून जो इस्लामिक देशों में चलता है, वो भारत में गांधी के मामले में लागू होता है। जहां तक आपने उनकी लोकप्रियता की बात की, और आज जब वो जीवित रहते हुए, तो अगर हम इतिहास में जब जाते हैं तो निश्चित तौर पर गांधी से बड़ा लीडर भारत में ना हुआ है, और मेरे को लगता नहीं कि ना कभी होगा। कि आप इस बात से उनकी कल्पना कर सकते हैं कि उनकी एक आवाज पर लाखों करोड़ों भारतीय उनके पीछे चल पड़ते थे। लेकिन इसके साथ गांधी का जो अंतिम समय था, जिस पर मैंने अपनी पुस्तक हेराम लिखी है, उनकी हत्या पर, जो उनका अंतिम समय था, जिसको मैं 1946 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक, जो आखिरी के इनके जो 2-2.5 साल है, जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो उस दौर में उनकी जो लोकप्रियता थी उसमें भारी गिरावट आ गई थी। और उसकी वजह थी कि स्थितियां ऐसी बन गई थी, और कुछ गांधी जी के फैसले ऐसे थे, इस तरह के उनके फैसले थे, या जिस राह पर वो चल रहे थे वो उनकी आलोचना का विषय बनी। उदाहरण के लिए जो उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, जिसको हम मुस्लिम अपीसमेंट कहते हैं, वो जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो जाहिर तौर पर वो आलोचना के शिकार हुए। जो अहिंसा का सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, जब वो खोखला साबित हो गया 1946 में, जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे होता है कलकत्ता में, और हजार हिंदुओं को मारा जाता है। फिर वो दंगा जो है नोआखली पहुंच जाता है, नोआखली से दंगा वो बिहार पहुंच जाता है, फिर उसके बाद पंजाब जलने लगता है, पंजाब के बाद जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, वहां दंगे भड़क जाते हैं, और पूरे देश में जो दंगों की सीरीज शुरू होती है। तो अहिंसा का जो सिद्धांत उनका था वो खोखला साबित हो जाता है। और खास तौर से जो पार्टीशन में जिस तरह से लाखों लाशें गिरती हैं, तो फिर हमको ये जब कोई कोर्स की किताबों में किसी बच्चे को कोई पढ़ाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो इससे बड़ा चुटकुला कुछ हो नहीं सकता। जोक ऑफ द सेंचुरी है। ऐसी कौन सी आजादी हमको बिना खड़क बिना ढाल के मिल गई, हिंसा से आजादी मिल गई, हमें झूठ पढ़ाया जाता है। भाई जिस आजादी को पाने में हमारे लोगों ने 20, 25, 30, 40 लाख लोग मर गए बंटवारे में, उसको आप कहते हो हमें अहिंसा से आजादी मिल गई। तो ये सब जब चीजें हुई और जब अहिंसा का सिद्धांत खोखला साबित हुआ,
तो ये सब गांधी जी की अलोकप्रियता की वजह बनी। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि गांधी लोकप्रिय नहीं थे। जब मैं कह रहा हूं कि अंतिम समय में अलोकप्रिय हो गए थे, तो मेरा मतलब ये नहीं है, मैं गांधी की तुलना गांधी से ही कर रहा हूं। मतलब गांधी की जो लोकप्रियता अपने चरम पर थी 20 और 30 और 40 के दशक की शुरुआत तक, अपने अंतिम समय में वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। मतलब गांधी के तुलनात्मक अध्ययन हम जब करते हैं तो, और गांधी की आलोचना की आप बात करते हैं, मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की, उसने जो बयान, बड़ा मशहूर बयान जो उसने अदालत में दिया था, उसमें उसने खुद कहा कि मैंने जब गांधी को 3 गोलियां मारी, उसके पहले मैंने उनको प्रणाम किया झुककर, क्योंकि राष्ट्र के प्रति उन्होंने निस्वार्थ जो सेवा की थी उसको मैं नमन करना चाहता था। तो दुनिया में किसी नेता के, किसी हत्यारे ने ऐसा नहीं किया, ऐसा बयान नहीं दिया होगा जो गोडसे गांधी के लिए कहता है। वो कहता है कि मैंने नमन किया मारने से पहले, कि उन्होंने देश की निस्वार्थ सेवा करी थी। तो मेरा निवेदन ये है, अगर लोग सुन रहे हैं, अगर समझ सकते हैं तो, कि किसी भी व्यक्ति को आपको खलनायक या पूरी तरह महात्मा इस श्रेणी से हटा के समग्र रूप से गांधी का अध्ययन करना चाहिए। कि जब गांधी का हत्यारा कह रहा है, नमन कर रहा है गोली मारने के बाद, और आलोचक था वो उनका, लेकिन नमन किया, तो कहने का मतलब है कि आप पढ़िए, गांधी को समग्र रूप में पढ़िए और फिर निष्कर्ष पे पहुंचिए। जी, आप भी, हम सभी जानते हैं बात कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई, है ना। तो जब गांधी जी ने आजादी दिलवाई तो कभी उन्हें काला पानी क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि वीर सावरकर को भी तो भेजा गया था। देखिए, मैं पहली बात आपके सवाल पे, मुझे ये इसलिए आपत्ति कि गांधी जी ने आजादी दिलवाई, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारत को जिन लोगों के योगदान से आजादी मिली, उनमें से एक गांधी जी भी थे। ये कह देना कि पूरी तरह से गांधी मतलब नहीं आजादी दिलाई, ये बाकी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। और जब आपने आजादी की बात आपने कही है, तो मैं उसको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैंने जो आप मैं से पूछना चाहती काला पानी वाला सवाल, उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन आपने जब आजादी का विषय छेड़ा है, तो उसको भी समझने की जरूरत है कि एटली उस समय प्रधानमंत्री होते थे लेबर पार्टी के ब्रिटेन में, जिनके कार्यकाल में आजादी का फैसला हुआ। तो एटली से एक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जब एटली प्रधानमंत्री पद से हट गए थे, और आजादी के 10 साल बाद 57-58 शायद, जहां तक मुझे साल याद है, तो कलकत्ता आए थे। और वहां पर एक हाईकोर्ट के जज ने उनसे पूछा, जो गवर्नर, जो एक्टिंग गवर्नर भी थे बंगाल के, उन्होंने पूछा कि क्या आपने आजादी भारत छोड़ो आंदोलन या गांधी जी की वजह से दी? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने भारत को आजादी दी आजाद हिंद फौज की वजह से। बोला गांधी जी का कितना योगदान था? तो उसने कहा मिनिमल, मतलब मिनिमल। ये एक शब्द में एटली है। तो जिस व्यक्ति के कार्यकाल में, जिसकी साइन से भारत को आजादी मिली, वो कहता है कि मैंने आजादी गांधी की वजह से नहीं दी। हमें क्या रट्टा पड़ा दिया गया कि 1942 का आंदोलन आजादी का आंदोलन। हमको क्या पढ़ाया जाता है? हमको पढ़ाया जाता है कि 1942 का साल था, गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के चले गए। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। यही पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया, लेकिन झूठ पढ़ाया जाता है। भाई दुनिया में ऐसे कौन सी क्रांति जिसका असर 5 साल बाद होता है? भाई हमने भी बांग्लादेश में रिसेंटली क्या देखा कि जून में आंदोलन शुरू किया छात्रों ने, और विद इन मंथ या 1.5 महीने, विद इन 2 मंथ शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ गई। तो जब क्रांति होती है, जब कोई आंदोलन होता है सत्ता के खिलाफ, तो उसका असर झटके में होता है। उसका असर नहीं होता कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 1947 में आपको आजादी मिल रही है। तो भारत की आजादी की वजह आजाद हिंद फौज और भारतीय सैनिकों के प्रति डर था अंग्रेजों को। ऑचिनलेक उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हेड होते थे। उन्हें अपनी पूरी रिपोर्ट्स हैं, मैंने पूरी रिपोर्ट्स देखी हूँ, उसमें वो लिखते हैं कि हमको डर है कि जब एक बार बगावत कर चुके हैं, ये आजाद हिंद फौज बना चुके हैं, तो ये फिर से बगावत कर सकते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि बहुत ज्यादा भर्ती कर ली थी दूसरे वर्ल्ड वॉर में। अंग्रेजों ने बहुत सारा भारतीयों की भर्ती कर ली थी, तो हथियार चलाने की ट्रेनिंग भारतीयों को मिल चुकी थी, डर गए थे। इसी बीच में जो 47 में फरवरी मार्च में जो घटना होती है, जो नेवल विद्रोह मुंबई और कराची में हो जाता है, उससे वो डर जाते हैं। तो उनका पूरा प्लान है, ऑचिनलेक प्लान, जो आप उसको पढ़ेंगे, उसकी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो वायसराय को थ्रू, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी ऑचिनलेक ने, उसको जब पढ़ेंगे तो पूरा उन्होंने अपना एग्जिट प्लान बना रखा है कि अगर ये बगावत जो भारतीय सेना कभी भी कर सकती है, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में है, तो पहले हम बच्चों और महिलाओं को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने का पूरा रूट तैयार था कि कलकत्ता में जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस रूट से बाहर जाएंगे, साउथ के लोग साउथ में जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस रूट से बाहर जाएंगे, वेस्टर्न इंडिया और जब पाकिस्तान बन गया वहां पे जो ब्रिटिशर्स हैं किस रूट से जाएंगे। पहले सिविलियंस को भेजा जाएगा, महिलाओं
और बच्चों को, देन सरकारी अधिकारियों को सबसे आखिरी में सेना जाएगी। तो इतने डरे हुए थे वो, उस प्लान पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अपने एग्जिट प्लान पे। ये और बात है कि वो मौका नहीं आया, बहुत शांति के साथ उन्होंने विदाई ले ली इस देश से, लेकिन आजादी मिलने की वजह ये है। दूसरी बात आपने कही काला पानी या उसकी, तो वीर सावरकर ने जिस तरह से क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था 1910 के पहले, तो वो बड़ा ही अंग्रेजों के सबसे बड़े शत्रु बन के उभरे थे। एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसका हडसन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद मैं अगर नाम नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, सॉरी हंटर कमीशन की रिपोर्ट, उसके अंदर वो लिखते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा जो है वो वीर सावरकर और उनके भाई से, जो गणेश सावरकर उनके भाई थे, वो वीर सावरकर और उनके भाई से बहुत खतरा है, क्योंकि ये युवाओं के दिमाग को जो है ये क्रांतिकारी बना देते हैं। मतलब ये खुद तो क्रांतिकारी हैं, ये दिमाग को उनकी नजर में, अंग्रेजों के नजरिए से ये दिमाग पे छा जाते हैं भारतीय युवाओं के, और ये ब्रेन वॉश कर देते हैं और उस रास्ते पे निकाल देते हैं, क्रांतिकारी रास्ते पे। मतलब क्रांतिकारी भी ऐसा नहीं, मतलब क्रांतिकारी भी ऐसा जो मतलब जिसको कोई खौफ ना हो। मतलब एक क्रांति भी होती है कि ठीक है अपनी भूमिगत रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देता है, लेकिन सावरकर और बंधु, खासकर वीर सावरकर, ये इतने खतरनाक हैं दोनों भाई कि ये ऐसे क्रांतिकारी तैयार करते हैं जिनका ना हम पता कर सकते हैं ना हम निपट सकते हैं। तो उन पर 2 चार्जेस थे, इसलिए उन्हें डबल काला पानी की सजा हुई, और काला पानी की सजा बाद में उनकी माफ कर दी गई। लेकिन गांधी के संदर्भ में जब आप प्रश्न पूछते हो, तो गांधी अभी आने वाले समय में जो रिसर्चर होंगे, जो स्कॉलर होंगे, वो उसका अध्ययन करेंगे जैसे जैसे दायरा रिसर्च का बढ़ता जाएगा कि गांधी की जब भारतीय राजनीति में एंट्री होती है, किन परिस्थितियों में होती है। रिसर्च का विषय मेरा रिसर्च नहीं है, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गांधी के जो अंग्रेजों के प्रति जो आंदोलन होते थे, वो एक हद पर जाकर खुद को वो रोक लेते थे खादी। जैसे अगर चोरा चोरी की घटना हो गई तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया कि कुछ पुलिस वालों को आग लगा के चोरा चोरी नाम की जगह पे जला दिया गया था, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, तो वो अपने आंदोलनों को वापस ले लेते थे। उसके बाद गांधी को सजाएं भी होती थी, एक अच्छे जेलों में रखा जाता था उनको, उनकी पत्नी भी उनके साथ रहती थी, उनके पहले सेक्रेटरी महादेव भाई थे वो भी साथ रहते थे, बाद में प्यारेलाल जी साथ रहे, महादेव जी के बाद जब प्यारेलाल जी सेक्रेटरी बने तो वो साथ रहते थे, उनकी पूरी मंडली उनके साथ रहती थी, जेल में रहती थी। प्रिंस आगा खान महल, आप तो मेरे जहाँ तक ख्याल है पुणे की रहने वाली है, तो कभी जाइए प्रिंस आगा खान महल देख कर आइए, देखिए बाथ टब लगा है वहां पर, इसमें गांधी जी नहाया करते थे। देखिए गांधी जी का पूरा जीवन खुली किताब है। गांधी जी ने जो अपने जीवन में बोला, लिखा, खाया, पिया, सब, इवन संपूर्ण गांधी वांग्मय में ये तक जिक्र मिलता है कि इस तारीख को गांधी ने इतने औंस नारंगी का जूस पिया, इतने बादाम खाए, इतनी मूंगफली खाई, इतने चने खाए, उनका वजन आज ये था, ये तक मिलता है। तो उनके नहाने का भी वर्णन मिलता है कि किस तरह से वो टब में नहाते थे। गांधी जी मग्गे बाल्टी से नहाने वाले लोगों में से नहीं थे जी, आम लोगों में, वो टब में नहाते थे। और एक बार सरोजिनी नायडू का बड़ा मशहूर एक बयान है, और सरोजिनी नायडू स्वर कोकिला जिनको हम कहते हैं, उन्होंने गांधी जी के लिए कहा था, गांधी जी के मुंह पे बड़ा फेमस कोट है कि आपकी गरीबी बनाए रखने के लिए हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गांधी जी के लिए गांधी स्पेशल ट्रेन चलती थी, जिस ट्रेन के अंदर दो कहते ना कि आम लोगों के डब्बे में घूमते थे, तो आम लोगों का डब्बा जो था ना, वो डब्बा आम लोगों का होता था, लेकिन गांधी के लिए वो ट्रेन स्पेशल होती थी, अलग से इंजन होता था, उसमें 2 डब्बे लगाए जाते थे। उन 2 डब्बों में गांधी और गांधी जी के कार्यकर्ता होते थे, और वो गांधी स्पेशल ट्रेन के नाम से भारत में जानी जाती थी। मतलब जैसे आज चार्टर ट्रेन लोग यूज करते ना नेता, ऐसे गांधी के लिए चार्टर ट्रेन्स होती थी। तो गांधी को गरीब बनाए रखने के लिए लाखों रुपए खर्च होते थे। तो क्या गांधी जी अंग्रेजों के फेवरेट थे इसलिए ये सब होता था? फेवरेट नहीं थे, लेकिन एक मतलब अंग्रेज और उनके बीच में, मतलब मैं उसमें विषय में बहुत बोलूंगा नहीं, लेकिन आप जब देश काल स्थिति परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, 2 चीजों को आप कड़ियां जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं मौखिक डील एक नजर आती है कि भाई एक को कहते हैं ना प्रेशर वॉल, जो कहते हैं कि प्रेशर है जनता में, तो एक वो थोड़ा सा सेफ्टी वॉल, प्रेशर वॉल जो थोड़ा सा रिलीज कर दिया कुकर को, जो काम करता है। तो दबाव जो था, कुकर फट ना जाए,
मतलब जो हाँ, तो गांधी जी उस वॉल्व का काम करते थे कि जो देश गुस्से में है, एक आंदोलन हुआ, थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई, नारेबाजी हुई, गिरफ्तारी हो गई, देन गुस्सा शांत हुआ, आंदोलन वापस लिया, फिर जिंदगी तो देश की है धरने पे आ जाती थी। मैं आपको 1942 के आंदोलन का बताता हूँ, और ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, अब डील है नहीं है वो मैं आपको एक सबूत दे देता हूँ, और मैं नहीं कह रहा ये बात, ये मौलाना आजाद के कोट एंड कोट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब लिखी है इंडिया मीन्स फ्रीडम, उसमें वो 42 की घटना का वर्णन करते हैं कि जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया तो हम सबको अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। हम सबको मतलब गांधी जी और जितनी पूरी कांग्रेस कार्य समिति इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और इन सबको एक स्पेशल ट्रेन के अंदर ले जाया गया मुंबई से गिरफ्तार करके। तो जब ट्रेन थी तो गांधी जी की बोगी अलग थी, नेहरू अबुल कलाम वगैरह की इनकी बोगी अलग थी। तो सरोजिनी नायडू इनके पास आई इस ट्रेन में, चलती ट्रेन में, बोला गांधी जी आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये अबुल कलाम आजाद लिख रहे हैं, प्रखर श्रीवास्तव तो मन से नहीं बोल रहा। तो अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि सरोजिनी नायडू हमारे बोगी में आई, उन्होंने कहा कि गांधी जी आप सबको मिलने बुला रहे हैं। बोले जब हम गांधी जी के पास पहुंचे तो गांधी जी हताश निराश नजर आ रहे थे, जैसा मैंने उनको पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था। और फिर जो अबुल कलाम कोट एंड कोट जो कहते हैं, वो आपके सवाल का जवाब अबुल कलाम आजाद की किताब में छुपा हुआ है। वो कहते हैं कि गांधी जी को ये लग रहा था कि अंग्रेज इस आंदोलन को इतनी जल्दी नहीं कुचलेंगे, कम से कम वो इस आंदोलन को चलने देंगे। लेकिन गांधी जी की उम्मीदों के विपरीत 24 घंटे में अंग्रेजों ने एक्शन ले लिया। तो गांधी जी को ये उम्मीद क्यों थी कि आंदोलन चलता रहेगा जी, कम से कम 1 महीना और भी ज्यादा चलेगा और फिर इसको अंग्रेज कुचलेंगे या फिर अंग्रेज रोकेंगे। तो ये क्या था? अब अबुल कलाम आजाद तो झूठ बोल नहीं सकते जी। भाई भारत के पहले मुस्लिम शिक्षा मंत्री, देशभक्त, गांधीवादी, भाई उन पर कैसे मैं कोई सवाल मैं भी नहीं उठा सकता, आप भी नहीं उठा सकती। अब उनके इस वाक्य में सारे राज छुपे हुए हैं। फैसला जनता को करना चाहिए, जो पढ़ने लिखने वाले रिसर्च करने वाले हम करें अपना फैसला जी। जी तो ये रिलेशनशिप इनके बीच की थी जी। जैसे हम जानते हैं कि गांधी जी सिलेक्टिव थे लोगों को लेकर, चाहे फिर वो ब्रिटिशर्स हो या फिर नेता हो, सिलेक्टिव थे वो, राइट? नहीं? हाँ कह सकते हैं, मतलब वो जिसके बारे में जो उनके विचार बन जाते थे वैसे विचार वो जैसे आपने कहा रिजिड थे, तो वैसे ही वो क्या आम लोगों को लेकर भी सिलेक्टिव थे कि मुसलमानों के प्रति उनका ज्यादा अपीजमेंट दिख के आता था? तो साफ है, क्योंकि वो जो मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, वो गांधी जी जो है मुस्लिम तुष्टिकरण उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, मुस्लिम अपीजमेंट। और गांधी जी की एक, देखिए व्यक्ति कितना भी महात्मा कह लो, आप उसको आप भगवान की श्रेणी में रख लो, लेकिन चूंकि आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो मानवीय गुण और मानवीय अवगुण दोनों आपके अंदर होते हैं। तो गांधी जी का मानवीय स्वभाव है, उनके अंदर ये इच्छा दबी हुई थी कि मुसलमान मुझे अपना नेता माने। मतलब हिंदुओं का नेता तो मैं बन ही चुका हूँ, मुसलमान भी माने, लेकिन मुसलमान कभी उनको अपना नेता नहीं मानते थे। तो मैं बिना कोई संदर्भ दिए बात नहीं करता हूँ इसलिए। तो एक बड़ी मशहूर बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की। उसके अंदर वो लिखते हैं कि गांधी को मुसलमानों ने कभी अपना नेता नहीं माना, वो मसीहा अपने आप जिन्ना को मानते थे। लेकिन जब जिन्ना पार्टीशन हो गया और जिन्ना पाकिस्तान चले गए तो भारत के मुसलमान गांधी को अपना मसीहा मानने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही आदमी अब हमको बचा पाएगा। तब जाके गांधी मुसलमानों के नेता बनते हैं। क्योंकि जो दिल्ली में भी जो दंगे हुए थे, हाँ, तो उस समय भी जो रिफ्यूजी कैंप था वहां पर हिंदू साफ नजर आता है। देखिए मैं तो पूरी बुक, इसी मेरे बुक का जो विषय है उसका नाम है हे राम, लोग उसी नाम से, उसके नीचे उसकी टैगलाइन है गांधी हत्याकांड की प्रमाणिक पड़ता है। और उसमें 3 शब्द और मेरे कवर पेज पे लिखे हुए हैं, विभाजन, मुसलमान और शरणार्थी। तो शरणार्थी रिफ्यूजी, मैंने उस पूरी व्यवस्था, उस समय की जो व्यवस्था चल रही थी, उस समय जो हो रहा था उसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया। बहुत सिंपल, तब भी उन्होंने हिंदू को दिया नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ उस विषय पे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो मुसलमानों के कैंप में गए, क्योंकि मुसलमानों भी रिफ्यूजी थे, क्योंकि जो दिल्ली में जब दंगा चला तो जो हिंदू बहुल इलाकों में जो मुसलमान रहने वाले थे उनको पुराना किला में कैंप बना दिया गया था, वहां पे मुस्लिम रुकते थे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू रिफ्यूजी, सिख रिफ्यूजी भी थे जो पाकिस्तान से आए थे। 2 तरह के कैंप उस वक्त दिल्ली में चल रहे थे। तो जब मुस्लिम कैंप में गए तो बहुत गंदगी थी, बेतहाशा गंदगी। गांधी, प्यारेलाल जी लिखते हैं, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे और गांधी जी के साथ वो भी गए थे उस कैंप में, पुराना किला कैंप में। बोला गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में इतनी गंदगी नहीं देखी थी। तो बहुत नाराज हुए वो वहां पर, और उन्होंने वहां पर कहा भाषण में
अब आप ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं उस भाषण में, जब वो शाम को वो आते हैं तो पहले तो उन्होंने पुराना किला मुस्लिम कैंप का दौरा किया, जहाँ पे गंदगी देखी, फिर हिंदुओं का कैंप का दौरा किया। वहां भी उनने जो देखा वो शाम को आए, शाम को प्रार्थना समय भाषण में कहा, बोला मुस्लिम कैंप में गया था और संपूर्ण गांधी वाङ्मय में भाषण छपा हुआ है कि मैंने बेतहाशा गंदगी देखी। वहां पर पुलिस भी तैनात थी, सेना भी तैनात थी। क्या पुलिस और सेना, मतलब भारत की सेना, हम आजाद हो चुके हैं, क्या भारत की पुलिस और भारत की सेना अपनी हथियार छोड़कर ये कैंप साफ नहीं कर सकती मुसलमानों के? तो आर्मी टॉयलेट साफ करें, भारतीय इंडियन आर्मी मुसलमानों के टॉयलेट साफ करें। वहीं वो हिंदू कैंप के बारे में कहते हैं एक जगह पर कि मैं देखता हूं हिंदू कैंप्स में भी कई गंदगी होती है, तो देखिए भारत में आपको शरण मिल सकती है, आपको खाना पानी मिल सकता है, लेकिन सफाई आपको अपने हाथों से ही करनी पड़ेगी। तो हिंदू कैंप्स में हिंदुओं को गांधी शरणार्थी को सलाह कि अपनी सफाई खुद करो, और मुस्लिम कैंप में सलाह कि इंडियन आर्मी टॉयलेट साफ करे। मुसलमानों की विष्टा जो है, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, शुद्ध हिंदी के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, टॉयलेट विष्टा साफ करे इंडियन आर्मी। तो ये अंतर था, और ऐसे बहुत से पचासों नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जहां गांधी का हिंदू शरणार्थियों और मुस्लिम के प्रति जो अंतर है सोच का, जिसको मुस्लिम तुष्टिकरण कहते हैं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल बिखरे पड़े हैं खुद संपूर्ण गांधी वाङ्मय में, उनके भाषणों के अंदर। मतलब मैं अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो आपके दोनों जो कैमरे लगे इनकी बैटरी खत्म हो जाएगी, मैं बताता ही रहूंगा जी। तो इतने उनके मुस्लिम तुष्टिकरण के किस्से हैं। मोपला के बाद जो दंगे हुए तब भी उन्होंने उन दंगों को रोकने की कोशिश नहीं की, और उसके बाद पार्टीशन भी जब हुआ वहां पर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं देखिए, ऐसा नहीं, मोपला का जब नरसंहार होता है उसको दंगा नहीं कहता, मैं उसको कहता हूँ नरसंहार हिंदुओं का तो किया। लेकिन उस वक्त जिस तरह की बयानबाजी गांधी ने करी, तो मैं फिर कहता हूँ बिना संदर्भ की बात नहीं करता, इसमें आपको एनी बेसेंट की बुक पढ़ना चाहिए। एनी बेसेंट से दर्शक परिचित होंगे, ना हो तो गूगल कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आयरिश मूल की थी, लेकिन भारत की आजादी में उनका महान योगदान है। तो उन्होंने बहुत बुराई लिखी है गांधी जी की उसमें, कि किस तरह से मोपला के दंगों के दौरान उन्होंने इस तरह की बातें करी, हिंदुओं की सुधि ली, तो वो प्रवृत्ति गांधी जी में थी। उसके बाद दंगे हुए, तो दंगों के खिलाफ बाद में गांधी जी अनशन में, मौलाना ब्रदर्स, अली ब्रदर्स जो थे उनके घर में अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन दंगे वो रोक नहीं पाए। जिस हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर खलीफत और सो कॉल्ड असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देकर शुरू किया गया था, वो फ्लॉप हो गई और दंगों का दौर चला और पूरे भारत में दंगे को रोक नहीं पाए वो। उसी तरह से वो जब आजादी के बाद जो समय दंगे हुए, तो पहला दंगा तो कलकत्ता में हुआ, डायरेक्ट एक्शन डे अगर हम उसको शुरुआत मान लें, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ कलकत्ता में। सूरावर्दी उस समय बंगाल का कसाई वहां का मुख्यमंत्री था, मुस्लिम लीग का लीडर। तो गांधी उन दंगों को रोकने के लिए कलकत्ता नहीं जाते 46 में। फिर वो दंगा जब नोआखली पहुंच जाता है, और नोआखली में भी दंगा शुरू होता है नवरात्र के बाद, अक्टूबर के महीने में। गांधी जी वहां पर बहुत बाद में पहुंचते हैं, जब तक दंगा जो होना था वो हो चुका होता है। लेकिन निश्चित तौर पर गांधी की कोई कितनी भी आलोचना करता हो, मुझे लोग बोलते हैं मैं गांधी का आलोचक हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। नोआखली में उन्होंने हिंदुओं के लिए बहुत प्रयास किया गांधी ने, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव नंगे पांव, मतलब पथरीली जमीन, कीचड़ भरी जमीन, मुसलमान उनके रास्ते में शीशे बिखेर देते थे, टॉयलेट बिखेर देते थे, तो भी गांधी जी पार करते हुए जाते थे गांव में, और हिंदुओं के आंसू पोंछते थे वो। और 180 किलोमीटर पैदल चले गांधी गांव गांव जाने में, नोआखली में। और गांधी ने अपने जीवन में अंतिम बार हिंदुओं के पक्ष में यही एक कार्य किया था। इसके बाद कभी हिंदुओं के लिए उन्होंने 2 शब्द, जिसको कहते हैं ना दिलासा देने वाले, कभी नहीं कहे। तो ये नोआखली में उन्होंने किया। फिर जब नोआखली में दंगे वो कंट्रोल कर रहे थे, दंगे भड़क रहे थे, तब बिहार के मुसलमानों ने एक षड्यंत्र रचा, जिसको मैं कहता हूँ ना विक्टिम कार्ड जेब में रख के चलते हैं। बिहार में जो दंगे हो रहे थे उसमें हिंदू भारी पड़ रहे थे, मुसलमान ज्यादा पीड़ित थे। तो मुसलमानों ने संदेश गांधी तक पहुंचाया कि भाई आप नोआखली में हिंदुओं को बचा रहे हो, इधर हम मर रहे हैं, हमें बचाने कौन आएगा। जबकि वहां पे नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वगैरह सब जा चुके थे। लेकिन गांधी ने नोआखली की यात्रा अपनी बीच में रद्द कर दी, क्योंकि उन्हें मुसलमानों की पुकार ज्यादा महत्वपूर्ण लगी नोआखलियों की हिंदुओं की तुलना में। तो नोआखली में अपने मिशन को अधूरा छोड़कर गांधी मार्च में बिहार पहुंच जाते हैं मुसलमानों को रोकने के लिए। फिर वो बिहार में जब दंगे रोक रहे होते हैं, बंटवारा हो जाता है। फिर बंटवारे के बाद भारत जब आजाद होता है,
तो फिर नोआखली में दंगा भड़क जाता है। अभी आ गया अगस्त 1947, फिर दंगा भड़क जाता है नोआखली में। तो गांधी फिर नोआखली जाने के लिए जाते हैं, हिंदू विरोधी दंगा। तब तक नोआखली पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश का पार्ट बन चुका है। तो गांधी नोआखली जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो कलकत्ता पहुंचते हैं नोआखली जाने के लिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब गांधी दिल्ली में नहीं थे, कलकत्ता में थे। वो 10 अगस्त को पहुंच गए कलकत्ता। अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में गांधी कलकत्ता पहुंच गए थे। उनका प्लान था नोआखली, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश जाने का, नोआखली में दंगे रोकने के लिए। लेकिन सुहरावर्दी, जो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बचा था पश्चिम बंगाल का, मुस्लिम लीग का नेता था, सत्ता चूंकि कांग्रेस के पास आ गई थी, तो पुलिस भी अब कांग्रेस की थी, तो हिंदू भारी पड़ रहे थे। 47 अगस्त के कलकत्ता दंगों में हिंदू भारी पड़ रहे थे। तो सुहरावर्दी, बूचर ऑफ बंगाल, बंगाल का कसाई, गांधी जी को रोक लेता है कलकत्ता में। वो कहता है कि आप नोआखली मत जाओ, यहाँ कलकत्ता में मुसलमान खतरे में, आप प्लीज इन मुसलमानों को बचाओ। तो गांधी नोआखली नहीं जाते, कलकत्ता में रुक जाते हैं। 15 अगस्त को जब आजाद होता है भारत में, तब कलकत्ता में होते हैं और हैदरी मेंशन नाम की एक जगह में होते हैं। हैदरी मेंशन मुस्लिम बेलिया घाट एक जगह होती है कलकत्ता में, जो मुस्लिम बहुल हिंदू इलाका, मुस्लिम भी थे, हिंदू थे, मुसलमान वहां पे घिरे हुए थे। उनको बचाने के लिए बेलिया घाट में एक हैदरी मेंशन होता है, वहां रुकती है। और कौन रुकता है उनके साथ में? उस घर को कौन शेयर करता है उनके साथ? सुहरावर्दी। अच्छा, दोनों एक साथ रुकते हैं वहां पर और वहां से दंगा कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि आजादी का जश्न होता है, तो लोग आजादी के जश्न में हिंदू लग जाते हैं, तो दंगा रुक जाता है। लेकिन फिर अगस्त के लास्ट वीक में, आई थिंक 28-29 अगस्त 1947 को फिर से दंगा भड़क जाता है। क्योंकि गांधी अपने उस दंगों को रोकने के लिए, गांधी सचिन मित्रा नाम के एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, युवा थे, ब्रिटेन से पढ़ के आए थे, उनको भेजते हैं कि जाओ दंगा हो रहा है उस जगह पे रोको। वो जाता है, बेचारा सचिन मित्रा युवा था, 27-28 साल का वो रहा होगा, उसको मुस्लिम चाकू मार देते हैं, वहीं मर जाता है। और फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क जाती है। तो गांधी आजादी के बाद पहला अनशन जो करते हैं, मुस्लिमों की रक्षा के लिए करते हैं। तो अनशन करते हैं, और अनशन 3 दिन वो अनशन करते हैं, और अनशन जब वो टूट जाता है, हिंदू मुस्लिम दंगा रुक जाता है कलकत्ता में, कलकत्ता के हिंदू उनकी बात सुन लेते हैं, तो अनशन तोड़ते हैं। और राबिया जी मानो उनको अनशन, जो संतरे का जूस पिला के तोड़वाया जाता है, तो जानते हो संतरे का जूस का गिलास किसने पिलाया था गांधी जी को? जी, सुहरावर्दी ने, जिसके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए थे। उसने अपने हाथ से गांधी जी को संतरे का जूस पिलाकर वो अनशन तोड़वाया। तो जिस मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत के बंटवारे जैसे बड़े मुद्दे पर अनशन नहीं किया, आमरण अनशन नहीं किया, गांधी ने आजादी के पहले कितने अनशन किए? कभी अंतरात्मा की आवाज में, कभी ईश्वरीय प्रेरणा से, कभी छोटे छोटे मुद्दों पे, ट्रेन रेल हो गई, मजदूरों की हड़ताल, सब पे अनशन किए। लेकिन बंटवारे के मुद्दे पे अनशन नहीं किया कि नहीं पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, जो वो कहते थे। अगर रोकना था तो करते अनशन, नहीं किया। गांधी ने आजादी के बाद जो पहला अनशन किया, वो किया कलकत्ता में मुसलमानों की रक्षा के लिए। और उनके जीवन का आखिरी अनशन, कलकत्ता का दूसरा अनशन होता है जनवरी 2nd वीक का, वो पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए होता है और मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए होता है। जी जी जी। तो आजादी के बाद गांधी 2 ही अनशन करते हैं, दोनों अनशन मुस्लिम तुष्टीकरण की मिसाल है। लेकिन बंटवारे के मुद्दे पर हमारे बापू ने कोई अनशन नहीं किया जी। और कहते थे वो कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। बाप रे। तो ये तो सवाल खुद को, जो गांधी को बोलते हैं, उनको खुद से पूछना चाहिए। एक सवाल का जवाब ये ढूंढ लेंगे, जितने गांधीवादी गांधी गांधी दिन भर चिल्लाते हैं, बापू बापू महात्मा महात्मा, राजघाट पे जाते हैं सारे लोग, ये अपने आप से एक दिन सवाल पूछे ये बात कि हर मुद्दे पे अनशन करने वाले बापू ने भारत के बंटवारे जैसे मुद्दे पे अनशन क्यों नहीं किया, जबकि वो कहते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो ये पाकिस्तान जो बना वो गांधी जी की लाश पर नहीं बना।